देखो Recording in progress. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम का देखो क्या हो जाएगा, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। आप देखते हो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है? लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। रेगुलर ट्रेंड या इरेगुलर ट्रेंड्स? इरेगुलर। आपने देखा था लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी इंक्रीज होता था फ्रॉम द लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, बट वो भी क्या था आपका, इरेगुलर ट्रेंड था। क्या कि बहुत सारा ऐसा एलिमेंट था विद द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या था, जीरो। सॉरी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या था, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो आपने देखा था बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या था आपका, पॉजिटिव। अब कुछ का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम का क्या था, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या था, नेगेटिव। आपने जब लेफ्ट टू राइट का जर्नी स्टार्ट किया था किसी भी पीरियड में, तो आपने देखा था मैक्सिमम केस में क्या था आपका, नेगेटिव था, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो जाता था, पॉजिटिव। तो ट्रेंड आपका क्या था, इरेगुलर। टॉप टू बॉटम आओगे तो टॉप टू बॉटम भी आपका ट्रेंड क्या था, इरेगुलर ट्रेंड था। जैसे आपने देखा था फ्लोरीन से मोर नेगेटिव कौन था, क्लोरीन। आपने देखा भी था वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में, आपने देखा था सबसे लेस किसका हो गया था, ऑक्सीजन का। और सबसे ज्यादा किसका था, सल्फर का। तो ट्रेंड आपका रेगुलर नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब लेफ्ट टू राइट जाते तो ट्रेंड्स क्या होते, रेगुलर। अगर आपको ऑप्शन देके पूछेगा कि विच वन ट्रेंड रेगुलर, तो आपको बोलेगा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, चाहे किसी भी पीरियड में जाओ आप। याद रखोगे, क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एक्सेप्शन तो था नहीं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है बताइए, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप मिल्कन स्केल लो, तो मिल्कन स्केल क्या था, एवरेज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी। आप खुद से बताइए, अगर आप मिल्कन स्केल लेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, इनर्ट गैस का। मिल्कन स्केल अगर लेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस का। क्योंकि इनर्ट किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता था, इनर्ट गैस का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, इनर्ट गैस का। तो मिल्कन स्केल पे जाओगे तो इनर्ट गैस का सबसे वैल्यू होगा। पॉलिंग स्केल पे जाओगे तो पॉलिंग स्केल पे इनर्ट गैस आपका बॉन्डिंग नहीं करता। जिस समय पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था उस समय इनर्ट गैस का केमिकल कंपाउंड नहीं था। इसीलिए इनर्ट गैस का अगर जाओगे पॉलिंग स्केल पे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कर लेंगे। टॉप टू बॉटम आएंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट इरेगुलरली। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। लेकिन दोनों ट्रेंड्स क्या है, इरेगुलर, ये रेगुलर ट्रेंड्स, इरेगुलर। अब देखो हाइड्रोजन, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इधर देखो आप जाएंगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉलिंग स्केल का मैं बात कर रहा हूँ। और जो भी आपका सिलेबस में डिस्कस किया है ना, सब फॉलिंग स्केल पे, मिल्कन स्केल नहीं यूज किया। ऑलरेडी रखा स्केल है, मिल्कन स्केल आपका यूज नहीं है। जो भी यूज है किसका है, फॉलिंग स्केल का। तो फॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका 2.1। किसका, हाइड्रोजन का तो पोजीशन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रखा। हाइड्रोजन तो ये नहीं बोलता कि आपका एग्जैक्ट पोजीशन आपका कहाँ होगा, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप में होगा। हाइड्रोजन का पोजीशन तो कंट्रोवर्शियल है, ये तो पता है आपको। तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था, 2.1। और उसके बाद इसमें जाएंगे 1, अब 1.5 से नियरली इंक्रीज होते चला जाता है। इसका होता है नियरली 2.01 होता है, लेकिन आप देखोगे 3.5 होता है किसका, ऑक्सीजन का। अब 4 किसका होगा, फ्लोरीन। पूरा पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। फॉलिंग स्केल पे, मिल्कन पे नहीं।
याद रखोगे। फिर देखो इधर आपका 0.9 होगा, 0.8 होगा, इस तरह से क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको। इधर जाएंगे तो देखना है यहाँ पे 3 पॉइंट के करीब आता है, ये 3 के करीब आता है, ये 2.8 के करीब आता है, ये 2.4 के करीब आता है, तो क्या देख रहे हैं आप, डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम भी क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट भी क्या हो रहा है आपका, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। देखो अभी तक ट्रेंड्स आपको रेगुलर मिलेगा, टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट्स भी। आपको करना क्या है इसमें, देखो वैल्यू नहीं लर्न करना, आपको ये लर्न करना है कि सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन। इसीलिए आपने देखा होगा फ्लोरीन जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, तो फ्लोरीन पे हमेशा -1 चार्ज होता है। आपने कभी देखा फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, नहीं। आपने कभी देखा फ्लोरीन पे मोर -2 -3, नेवर। फ्लोरीन जब भी बॉन्डिंग में जाएगा तो एक ही बॉन्ड बनाता है। अब बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमेशा बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। आप पोलर बॉन्ड से उसमें कौन सा पोलराइजेशन होगा, नेगेटिव पोलराइजेशन। हमेशा कौन सा चार्ज बनाता है, -1। करता है कि नहीं, किसी के साथ आप कर दो। आप देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू द ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन कभी ऑक्साइड नहीं बनाता। ऑक्साइड वही एलिमेंट बनाएगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो सल्फर फॉर्म ऑक्साइड्स। ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ब्रोमीन का भी ऑक्साइड होता है। क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो क्लोरीन का भी ऑक्साइड्स होगा। लेकिन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई द फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड। ये नीट का क्वेश्चन है। आई बात समझ में, तो आप याद रखना फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बनाता, बताएंगे सब पी ब्लॉक में आपको। अब देखो ये कौन सा स्केल मैंने लिया यहाँ पे, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। आप खुद से सोचो, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग अगर मैंने कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड देंगे तो डेल माइनस डेल प्लस होगा कि नहीं, पोलर बॉन्ड होगा कि नहीं। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल प्लस। और क्लोरीन पे क्या आएगा, डेल माइनस। कर लोगे। अब आइए ग्रुप 13 में आइए। मैंने पहले ही बोल दिया ना, टॉप टू बटन सबसे ज्यादा रेगुलर ट्रेंड्स कहाँ पे आपका, ग्रुप 13 और 14 में। तो ग्रुप 13 में ये देखो, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। देखो 2.01, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, एनसीईआरटी का वैल्यू मैं दे रहा हूँ। देखो कौन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके बाद हेलियम। आपने देखा ट्रेंड्स, इरेगुलर ट्रेंड या इरेगुलर ट्रेंड्स, कुछ आयनाइज एनर्जी जैसा दिख रहा है आपको। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो सबसे ज्यादा होगा बोरोन का, उसका बाद कौन होगा, थैलियम, उसका बाद कौन हो जाएगा, देखो इंडियम, और उसका बाद कौन होगा, गैलियम। सबसे कम किसका मिला, एल्युमिनियम। देखो वैल्यू क्या है, इसका आपने लिया था 2.5 के करीब, ये 1.8, ये भी 1.8, ये भी 1.8, ये 1.9। किसका देखा आपने ज्यादा इधर, और उसके बाद आपने देखा एसन से ज्यादा किसका, लेड का। रीजन क्या था, जेड इफेक्टिव। एसन से ज्यादा किस में देखा था आपने, पीबी में। ड्यू टू पुअर सेलिंग एबिलिटी किसका, 4f इलेक्ट्रॉन्स। बताए थे ना, फिफ्थ से जब 6 पीरियड में आते हो तो कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, 4f इलेक्ट्रॉन। 4f का शेलिंग एबिलिटी क्या होता है, पुअर होता है। आप पुअर शेलिंग एबिलिटी के चलते जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस में क्या होगा, कंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। याद रखना ये, याद रखोगे। आपने दो ग्रुप मैंने बताया, कौन कौन सा ग्रुप, 13 और 14। सबसे ज्यादा रेगुलेटेड किस में देखा आपने,
13 में, उसका किस में देखा 14 में, 15 16 में ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं देखोगे, लेकिन डिफरेंस आपका डिक्रीज होते जाएगा। जो डिफरेंस आप नाइट्रोजन फास्फोरस में देखेंगे, नीचे के कंटेनर्स में जाएंगे तो आप एंटीमनी बिस्मथ में डिफरेंस क्या देखोगे, स्मॉल। याद रखोगे। लिखो एप्लीकेशन। प्रेडिक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। आप बताइए ऑक्सीजन और मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, मोर हो या लेस। लेस। ऑक्सीजन लेंगे और उसके साथ मान लो कार्बन का मैंने कॉम्बिनेशन करवाया, फास्फोरस का कॉम्बिनेशन करवाएंगे, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, लेस। तो वहां पे देता है एसिडिक ऑक्साइड्स। और मेटल के साथ ऑक्सीजन के जाओगे तो इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या होगा, लार्ज। तो वहां पे हमेशा क्या होना देता है, बेसिक। आप एक काम करो, देखो मैं बता रहा हूँ। एक कोई एलिमेंट लिया मैंने, देखो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की OH बॉन्ड है। अब देखो क्या होता है, इसके और इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेंगे, देखो डिफरेंस लेंगे मैं किसके बीच में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो यहाँ पे क्या लेंगे, ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका लेंगे, ई का। और एक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस लूंगा मैं किसका, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसको 1 लूंगा, इसको 2 लूंगा, देखो ये क्या था 1, ये क्या था 2। सुनो क्या होता, अगर इसके बीच का डिफरेंस इसके बीच का डिफरेंस अगर एक्सीड कर जाएगा, मतलब कि इसमें ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस, अगर एलिमेंट कोई भी एलिमेंट लेंगे, चाहे मेटल होगा नॉन मेटल होगा, डजेंट मैटर, तो एलिमेंट लेंगे उसके साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अगर देखो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर एक्सीड कर जाएगा, तो हमेशा ये बॉन्ड का फ्यूजन होता। ये क्या दिखाता है, एसिडिक नेचर दिखाता है कि नहीं। और सुनो, अगर इसके बीच का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस अगर लेस हो जाएगा इसके बीच का, तो ये हमेशा OH माइनस प्रोवाइड करता है, तो बेसिक नेचर होता है कि नहीं। आप खुद से सोचो कि अगर यहाँ पे मैं सोडियम रखूंगा, तो सोडियम ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, OH माइनस। अगर यहीं पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फास्फोरस रख दूंगा, तो फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बताइए वो क्या देता है वहां पे, H+। आप यहाँ पे क्लोरीन रख दोगे, तो क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उधर बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा पोलर होगा। और जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, चार्ज सेपरेशन। और जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होता है इजीली प्रोटॉन क्या करेगा, वो लॉस। आई बात समझ में। तो देखो क्या होता है ये, अगर मान लो कि आपका देखो यहाँ पे डेल काय 1 इज ग्रेटर देन डेल काय 2, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एसिडिक या बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। क्योंकि आप खुद से देखो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या देता है, Na+OH माइनस देता है कि नहीं आपका। सोडियम ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या था, ज्यादा पोलर था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या था, लेस पोलर था। ज्यादा पोलर जिधर से होगा उधर से बॉन्ड डिसोसिएट होगा। फिर देखो, तो बताइए क्या नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। देखो आप खुद से देखो, ऑक्सोसीट पढ़ते हो आप जितना भी H2SO4 पढ़ते हो, या HNO3 पढ़ते हो आप, या HClO4 पढ़ते हो, ये क्या होता है, इसके पास भी तो HClO4 पढ़ते हो, इसके पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। देखो यहाँ भी OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है, लेकिन ये क्या डोनेट करता है, OH माइनस है, ये क्या डोनेट करता है आपका H+। रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब देखो पर क्लोरिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर आप बनाते हो खुद से बताइए, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल होगा।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड का डिफरेंस क्या होगा, लार्ज होगा। तो खुद से देखो यहाँ पे कि जब इसका हम लोग नेचर देखते हैं हम लोग तो क्या देखा था, ये H प्लस डोनेट करता है कि OH माइनस डोनेट करता है, H प्लस। तो कोई भी कंपाउंड में आप एसिडिक नेचर देखोगे बेसिक नेचर देखोगे, कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आपने देखा होगा नॉन मेटल के साथ अगर OH ग्रुप होता तो क्या डोनेट करता वो H प्लस। अब मेटल के साथ अगर OH ग्रुप होता तो क्या डोनेट करता है, हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अल्कली मेटल अल्कली अर्थ मेटल, सबका हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। आपने पी ब्लॉक में नॉन मेटल का हाइड्रोक्स नॉन मेटल का ऑक्सो एसिड देखा होगा आपने। और जितना भी ऑक्सो एसिड है सब में OH ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी आपने क्या नेचर देखा वहां पे, एसिडिक। रीजन क्या होता, बॉन्ड पोलरिटी, जिधर ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उधर बॉन्ड टूटेगा। तो बताइए ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, नॉन मेटल के केस में ज्यादा पोलर होगा तो वो H प्लस देगा। अब मेटल के केस में क्या होगा, मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर है, इसीलिए वो सेपरेट हो जाएंगे। कर लेंगे। अब देखो कौन सा आपका एसिडिक ऑक्साइड था, कौन बेसिक ऑक्साइड था, कौन सा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड था, कौन आपका एम्फोटेरिक था, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। मैंने ये भी बता दिया था आपको कि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बता दिए थे। टॉप टू बॉटम आते हो तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाते थे बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड किसके पास होता है, अल्काली मेटल के पास, मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि अल्काली मेटल में लिथियम ऑक्साइड क्या होता है, लेस बेसिक। रिमेनिंग जितना भी ऑक्साइड्स होता है अल्काली मेटल का क्या होता है, मोर बेसिक। फिर ग्रुप 2 में बताया था बेरिलियम ऑक्साइड क्या बताया था, एम्फोटेरिक। रिमेनिंग जितना भी ऑक्साइड क्या था, बेसिक। मैंने बोला था ग्रुप 1 ग्रुप 2 को जो कंपेयर करोगे तो हमेशा ग्रुप 1 विनर होगा, एक्सेप्ट लिथियम ऑक्साइड, बता दिए थे। फिर मैंने बताया था आपको कि डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या बनाता है, बेसिक भी बनाता है, एम्फोटेरिक भी बनाता है और एसिडिक भी बनाता है। मैंने डी ब्लॉक में बोला था जिंक प्लस टू का ऑक्साइड छोड़ दो, उसका जितना भी एलिमेंट का +2 का ऑक्साइड होता है एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 का ऑक्साइड नहीं बनाता था, इस बार नीट में भी पूछा था। स्कैंडियम +2 का ऑक्साइड नहीं बनाता है क्योंकि स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो जब भी बनाएगा तो +3 का ऑक्साइड बनेगा, +2 का ऑक्साइड नहीं बनाता। स्कैंडियम को छोड़ दो, टाइटेनियम से लेके आप कॉपर तक चले जाओ, +2 का ऑक्साइड देखेंगे, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बता दिए थे। मैंने बताया था टाइटेनियम वेनाडियम क्रोमियम इन द +3 स्टेट दे फॉर्म द बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मैंने बताया था क्रोमियम इन द +6 स्टेट, मैग्नीज इन द +7 स्टेट दे फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड, बताए थे, सारा क्लास नोट्स में लिखा हुआ आपका। फिर मैंने पी ब्लॉक में गए थे तो पी ब्लॉक में बोले थे कि बिस्मथ ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, बताए थे। टेलुरियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। एल्युमिनियम गैलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, टीन का स्टेनस स्टेनिक, बेसिक एम्फोटेरिक। लेड का प्लम्बस प्लम्बिक, एम्फोटेरिक। याद करो सारा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया था आपको। NO N2O और CO मैंने बोला था न्यूट्रल। मैंने बोला था आपको जब एग्जाम देने देखो क्वेश्चन दिखेगा आपको, विच वन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, पूछता है ये सब क्वेश्चन, तो कौन एम्फोटेरिक होता है ये याद रखना। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा ये याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक ऑर्डर क्या होगा वो याद रखना। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था आपको ऑक्साइड्स का, बता दिए थे। अब सुनो, ये कर लिए। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन होता है लिखो, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आपने देखा होगा जितना भी आयनिक बॉन्ड होता है ना, 100% आयनिक नहीं होता। और जितना कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, 100% कोवलेंट नहीं होता। आप आयनिक में जाओगे तो पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कोवलेंट में जाएंगे तो क्या होगा, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। आपने पाजन्स रूल पढ़ा होगा, पाजन्स रूल क्या इंट्रोड्यूस करता है, कोवलेंट कैरेक्टर, पढ़े होंगे आपने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट करोगे आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, सिंपल थ्योरी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा याद रखना, पूछता क्वेश्चन इससे। तो देखो क्या है, लिखिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 16 इंटू काई A माइनस काई B
प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एनीस्मिथ इक्वेशन होता है ये किसके लिए, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी कैरेक्टर। अगर मान लो दो एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा मॉलिक्यूल्स का, और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर पता होगा आपको, अब उसमें परसेंटेज ऑफ एनी कैरेक्टर फाइंड कर लोगे। देखो मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताइए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होगा हाइड्रोजन का, 2.1। फ्लोरीन का बताइए, आप पुट करके देख लो क्या हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ पानी कैरेक्टर जाओगे थे 16 इंटू का ए माइनस का बी, हायर माइनस लोअर पे जाना। हायर कौन है यहाँ पे, 4। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 2.1। अब प्लस 3.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 4 माइनस 2.1 का क्या होगा स्क्वायर। वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो कितना रहा, 43% के करीब आएगा, 44 या 43%। आप देखो इस फॉर्मूला में अगर डिफरेंस को 2.1 अगर ले लेंगे, सुनो, इस फार्मूला में अगर डिफरेंस को 2.1 ले लोगे, मतलब 16 इंटू 2.1 आप प्लस 3.5 इंटू 2.1 के स्क्वायर करोगे तो देखना 50% आएगा। चेक कर लो, चेक करके देख लो, अगर डिफरेंस को 2.1 अगर मैं लूंगा तो। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ये जो डिफरेंस ले रहे हो ये डिफरेंस को अगर मैं 2.1 ले लूंगा, यहाँ तक क्या था आपका 1.9, अगर मैं 2.1 लूंगा तो देखो तो कितना आएगा परसेंटेज ऑफ पानी कैरेक्टर, खुद से देखो कितना आएगा, 50% के करीब आएगा। इसका मतलब वही है कि अगर 2.1 का डिफरेंस होगा तो 50% क्या होगा, कोवलेंट 50 क्या होगा आयनिक। कहीं कहीं पे बुक्स में जाओगे ना तो वहां पे लिखता है कहीं 1.7 का बाउंड्री, कहीं पे लिखता है 1.9 का बाउंड्री, रियल में होता है 2.1 का बाउंड्री। लेकिन आपका एनसीईआरटी जो लिखा, एनसीईआरटी लिखा 1.9 का बाउंड्री। लेकिन 1.9 पे आपका 50% आ रहा है, नहीं 1.7 का भी डिफरेंस रखेंगे तो 50% नहीं आएगा, 50% आता है 2.1 पे। एनी स्मिथ इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो अगर दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देगा, दोनों में अगर कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे, उसको परसेंटेज ऑफ पानी का अगर बोलेगा तो फाइंड कर लोगे। दो तरीका बताऊंगा, एक तरीका मैंने बता दिया किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो स्मिथ इक्वेशन यूज कर लेना, अपना फाइंड कर लेना, कर लोगे। अब आइए, बैलेंसिंग क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। बताओ, बैलेंसिंग कभी निगेटिव हो सकता है, बैलेंसिंग कभी पॉजिटिव हो सकता है। बैलेंसिंग का रेफरेंस लेते हैं हम लोग या तो ऑक्सीजन के साथ या किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, दो के साथ बैलेंसिंग लेते हैं। तो देखो, बैलेंसिंग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। देखो सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड मैंने बनाया है यहाँ पे, फिर CH4, फिर देखो NH3, फिर देखो वाटर, फिर देखो HF। देखो तो बैलेंसिंग क्या जा रहा है आपको, डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे वन सोडियम कंबाइंड विथ हाउ मेनी हाइड्रोजन, तो बैलेंसिंग वन हो जाएगा। वन एलिमेंट कंबाइंड विथ हाउ मेनी हाइड्रोजन, टू, तो बैलेंसिंग टू हो जाएगा। वन एलिमेंट कंबाइंड विथ हाउ मेनी हाइड्रोजन, थ्री, तो बैलेंसिंग कितना होता है, थ्री। अब यहाँ पे वन एलिमेंट कंबाइंड विथ हाउ मेनी हाइड्रोजन, फोर, तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, फोर।
हियर द वन एलिमेंट कंबाइन विथ हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3, तो वैलेंसी कितना होगा 3। यहाँ पे कितना वैलेंसी बोलेंगे 2, यहाँ पे क्या वैलेंसी बोलेंगे 1। तो आपने देखा फर्स्ट इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ डिक्रीज। मैक्सिमम वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका 4। अब वो भी किसका, ग्रुप 14 का। याद रखोगे, तो ये याद रखना है, छोटा छोटा पॉइंट है 9th का ये सब। ये 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, फिर 3, 2, 1। मैक्सिमम किसके रिस्पेक्ट में होगा। ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होता है वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इंक्रीज या डिक्रीज होता है कंटिन्यू, इंक्रीज होता है। देखना यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिया आपने, फिर यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, फिर यहाँ पे देखो आप एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर यहाँ पे देखो आपने N2O5, फिर देखो SO3, फिर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ देखो Cl2O7। बताइए, 2 एटम ऑफ सोडियम कंबाइन विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन। हमेशा ऑक्सीजन का वैलेंसी के रिस्पेक्ट में 2 एटम पकड़ोगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है 1, तो उसके रिस्पेक्ट में जाओगे तो 1:1 का रेशियो देखोगे। यहाँ पे हमेशा 2 देखेंगे, मतलब ऑक्सीजन का 2 लेंगे तो मेटल का, या ऑक्सीजन अगर 1 लेंगे तो मेटल कितना लोगे आप 2। आप खुद से बताइए, सोडियम अगर ऑक्सीजन 1 लेंगे तो हाउ मेनी मेटल कंबाइन 1, तो बैलेंस कितना हो जाएगा इसका 1। देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन पे कितना एटम है 1, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, आप 2 पे चले जाओ। देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने, 2 एटम कितना से कंबाइन कर रहा है आपको 1 से, तो आपने क्या बोला यहाँ पे वैलेंसी 2 ऑक्सीजन पे कितना लिए 1। अब देखो कैल्शियम 1, कैल्शियम कितना से कंबाइन कर रहा है 1 ऑक्सीजन के साथ, तो 2 कैल्शियम कितना से करेगा 2 के साथ, तो यहाँ पे वैलेंसी 2। देखो 2 एल्युमिनियम कंबाइन विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन 3, तो वैलेंसी 3। 2 नाइट्रोजन कितना से कंबाइन कर रहा है 5, तो वैलेंसी 5। 1 सल्फर कंबाइन विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन 3, तो 2 सल्फर कितना से होगा 6, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखो 2 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन 7, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 7। मैक्सिमम कितना जाएगा 7। याद रखोगे, ये किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ये 1, 2, 3, फिर क्या हो जाएगा इसका, एक CO2 आएगा यहाँ पे, CO2 आ जाएगा, तो 4, 5, 6, 7। CO2 दे दो। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, इंक्रीजेज। मैक्सिमम कितना 7। वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, मैक्सिमम कितना 4 विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। याद रखोगे। आपने डायगोनल रिलेशनशिप देखा होगा। देखो लिथियम के बाद क्या होता है यहाँ पे, सोडियम। बेरिलियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम। देन बोरोन के बाद क्या होगा यहाँ पे, एल्युमिनियम। कार्बन के बाद क्या होगा, सिलिकॉन। देखो कौन किसके साथ होगा। लिथियम का डायगोनल पार्टनर कौन है, बेरिलियम का, अब बोरोन का, और कहीं पे नहीं देखोगे। लिथियम का डायगोनल पार्टनर मैग्नीशियम, इसका रीजन क्या होगा, लिथियम जो प्रॉपर्टी दिखाएगा सेम प्रॉपर्टी आप किसका देखोगे, मैग्नीशियम का। बेरिलियम एल्युमिनियम का डायगोनल पार्टनर होता है। बेरिलियम ऑक्साइड आपने क्या देखा, एम्फोटेरिक या बेसिक, एम्फोटेरिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या देखा आपने, एम्फोटेरिक। आप देखोगे इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो बेरिलियम क्लोराइड भी हो क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड भी डायमेरिक होता है। याद रखोगे। आप देखना बेरिलियम क्लोराइड भी क्या होगा आपका, डेलिक्वेसेंस होता है। बताएंगे ये सब आपको। बोरोन सिलिकॉन में जाएंगे तो बोरोन का ऑक्साइड आपने क्या देखा, एसिडिक। सिलिकॉन ऑक्साइड भी क्या होता है, एसिडिक। याद रखोगे।
तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। वहां पे बोरोन भी कार्बाइड का बनाता है, सिलिकॉन का भी कार्बाइड्स होता है। तो बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। केमिकल प्रॉपर्टी अगर सिमिलर होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल पार्टनर। आप तो देखते हो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी टॉप टू बॉटम तो होता ही है। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है ग्रुप। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में कोई सिमिलरिटीज नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप पीरियड में वर्क करते हो। आप पीरियड का मतलब ग्रुप आप चेंज कर रहे हो, तो केमिकल प्रॉपर्टी कभी आइडेंटिकल नहीं होगा। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जब हम लोग डायगनली मूव करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स देखोगे दे शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उसी को बोलते हैं डायगनल रिलेशन, क्योंकि आपने किधर मूव किया? डायगनली। और डायगनली मूव करेंगे तो फर्स्ट थ्री पेयर्स आप याद रखना। लिथियम का डायगनल पार्टनर कौन? मैग्नीशियम। बेरिलियम का डायगनल पार्टनर एल्युमिनियम। आकार ये बोरोन का सिलिकॉन। और कहीं पे नहीं होता। याद रखोगे? तो डायगोनल पार्टनर का मतलब क्या होता है? आपका एक कल मैं लिख देता हूँ। लिथियम एंड मैग्नीशियम हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके लिए कौन रीजन होगा? देखो, लिथियम का रेडियस नियरली सेम एज द रेडियस ऑफ Mg2+ होता है। आयनिक रेडियस क्या हो गया? सेम हो गया। फिर क्या देखो, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को हम लोग किससे दिखाते हैं? देखो, पोलराइजिंग पावर होता है, हमेशा याद रखना है, चार्ज बाय साइज रेशियो। अगर दो एलिमेंट होगा डिफरेंट ग्रुप का, अगर दो एलिमेंट्स होगा डिफरेंट ग्रुप का, अगर ये दो एलिमेंट्स होगा डिफरेंट पीरियड्स का, दे शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड दे मस्ट हैव द पोलराइजिंग पावर आइडेंटिकल। अगर पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? चार्ज बाय साइज रेशियो। अगर चार्ज बाय साइज रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो हमेशा याद रखना पोलराइजिंग पावर क्या होगा? उसका सेम होगा। अब पोलराइजिंग पावर अगर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? आइडेंटिकल। याद रखोगे? तो ये तीन रीजन होता है। आयनिक रेडियस क्या होता है? नियरली सेम होता है आपका। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम पोलराइजिंग पावर। थ्री फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायगोनल रिलेशनशिप। कर लेंगे। किसी भी ग्रुप में आपने देखा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो था, फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ग्रुप में, जैसे ग्रुप एस ब्लॉक में जाओगे तो लिथियम, तो लिथियम शो द एनोमेलस प्रॉपर्टीज। आप नाइट्रोजन फैमिली में जाएंगे तो नाइट्रोजन का बिहेवियर क्या होता है? एनोमेलस होता है। कार्बन फैमिली में जाएंगे तो कार्बन का प्रॉपर्टी क्या होता है? एनोमेलस होता है। इसका रीजन क्या होता है? देखो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप में जाओगे तो फर्स्ट मेंबर होता है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स। और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का साइज जो होगा थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट से क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो सबसे पहले आपके पास स्मॉलर साइज है। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? रिमेनिंग जितना भी एलिमेंट होगा उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? आपका हाई होगा। आपके पास एब्सेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल्स, मतलब आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि यू कांट एक्सपेंड देयर कोवलेंसी बियॉन्ड 4। तो नाइट्रोजन कभी अपना कोवलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अगर कार्बन को बोलेंगे तो वो कभी भी अपना कोवलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन कार्बन के नीचे जो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन अपने कोवलेंसी 4 से ज्यादा 6 तक लेके चला जाता है। तो ये जो एनोमलस बिहेवियर होता है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल साइज, high electronegativity, absence of back and d orbitals, and high polarizing power. These four factor responsible for the anomalous behavior. ये सब खुद से नहीं देख लोगे, ग्रुप पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। देखो और एक चीज दिखा रहा हूँ। लिथियम में देखो और मैग्नीशियम में देखो। देखो, लिथियम कार्बोनेट को आपने हीट किया था तो क्या आया था? खुद से बताइए। लिथियम कार्बोनेट को हीट किए थे तो लिथियम ऑक्साइड आया था और क्या आया था? CO2। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हीट करो तो क्या देगा वो? और देखो, लिथियम क्लोराइड 2s2 हाइड्रेटेड बनाता है कि नहीं? अब मैग्नीशियम क्लोराइड भी 6s2 हो तो ये भी हाइड्रेटेड बनाता है। डेलिक्वेसेंट्स होता है ये भी डेलिक्वेसेंट्स होता है। डेलिक्वेसेंट्स का मतलब होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वेट हो जाएगा, मतलब डिजॉल्व हो जाएगा। बताएंगे ये सब इनऑर्गेनिक में। तो आप देखो, लिथियम भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। लिथियम को अगर नाइट्रोजन से कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? नाइट्राइड बनाता है कि नहीं?
अब मैग्नीशियम भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। लिथियम ऑक्साइड भी क्या होता है, लेस बेसिक होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है, लेस बेसिक। तो ये सब क्या शो कर रहा है आपका, सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम होगा तो क्या बोलेंगे उसको, डायगोनल पार्टनर। कर लेंगे। आपने देखा था ग्रुप वन में जितना भी कार्बोनेट था सबका हीट करते थे क्या आता था, ऑक्साइड आता था और क्या आता, CO2। और ग्रुप वन में जितना भी कार्बोनेट था एक्सेप्ट द लिथियम कार्बोनेट, हीट करने पे क्या होता, नो थर्मल डिकम्पोजिशन। ग्रुप वन में एक ही का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, किसका, लिथियम का। लिथियम इज डायगोनल पार्टनर ऑफ मैग्नीशियम। दोनों का कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, दोनों नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, दोनों हाइड्रेटेड क्लोराइड बनाता है, दोनों कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है, दोनों का ऑक्साइड क्या होता है, लेस बेसिक। कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड आपने देखा होगा ना, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, हम लोग रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नाइदर डेलिक्वेसेंट नॉर हाइग्रोस्कोपिक। सोडियम क्लोराइड कभी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन सोडियम क्लोराइड में इंप्योरिटीज क्या रहता है, MgCl2, जिसके चलते क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो बताएंगे ये सब जब ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपका। चलिए, एक लास्ट टॉपिक पढ़ो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए 2 बार पढ़ा था उसको, तो पहले लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। 6 पीरियड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15। बताइए ग्रुप 13 में 6 पीरियड में कौन सा एलिमेंट्स है, हेलियम। ग्रुप 14 में 6 पीरियड में कौन सा एलिमेंट्स है, लेड। और ग्रुप 15 में 6 पीरियड में कौन सा एलिमेंट्स है, बिस्मथ। बस वहीं पे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है ये कौन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिखो क्या होता है। आप पी ब्लॉक में कभी भी जाएंगे तो आपका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो NH2 तो होता है सब में कॉमन। जैसे बोरोन लिखेंगे तो 2s2 2p1, एल्युमिनियम लिखेंगे तो 3s2 3p1, कार्बन लिखेंगे तो 2s2 2p2, सिलिकॉन लिखेंगे तो 3s2 3p2। तो सब में एस कॉमन तो होगा। तो देखो क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं हम लोग तो वी नो दैट एस ऑर्बिटल हैविंग मोर पेनिट्रेशन पावर। एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। आप खुद से सोचो, अगर किसी ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, टॉप टू बॉटम जब भी आएंगे आप, तो आपका टॉप टू बॉटम कौन सा इलेक्ट्रॉन सा रहा है, डी और एफ। और एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग एबिलिटी क्या होता है, पुअर होता है। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग एबिलिटी ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, स्ट्रांगली पुल कर लेगा। और हमेशा याद रखना है, जब किसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू अगर ज्यादा करोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोर। तो उसका बॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होता है, रिड्यूस। आप खुद से देखो ना, आपके पास 3D ऑर्बिटल होता है, 4D होता है, 5D होता है। सबसे ज्यादा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा डिफ्यूज कौन सा ऑर्बिटल होगा, 5D। तो 5D का बॉन्डिंग एफिशिएंसी ज्यादा होता है। आपने स्प्लिटिंग पैटर्न पढ़ा होगा, डेल नॉट पढ़ा होगा, आपने CFSC पढ़ा होगा, क्रिस्टल फ्री थ्योरी। आपने देखा होगा 3D से ज्यादा 4D का एलिमेंट्स कोई भी सेंट्रल एटम होता है तो डेल नॉट का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। अब 4D से 5D में आते हैं तो डेल नॉट का वैल्यू और भी हाई हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, 5D का बॉन्डिंग एफिशिएंसी। आपने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ा होगा, याद करो। किसी भी ग्रुप में जाते थे 3D सीरीज से हमेशा 4D का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब 4D से हमेशा किसका होता है, 5D का, क्योंकि 5D का बॉन्डिंग एफिशिएंसी ज्यादा होता है। वो सब बताएंगे आपको जब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे। अभी देखो कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ड्यू टू पोर शील्डिंग एबिलिटी ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। पार्टिकुलरली हम एफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करेंगे, तो एफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, 6 पीरियड में या 5th पीरियड में, 6 पीरियड में। तो मैंने बोल दिया मोर प्रोनाउंस किसके लिए होता है,
सिक्स पीरियड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। आई बात समझ में, तो लिखो। ये इतना फेवरेट टॉपिक है ना, जितना भी कंपटीशन होता है इंडिया में, चाहे ये एडवांस हो, नीट हो, या जो भी हो, ये ऐसा फेवरेट टॉपिक है ना, कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछता होगा। कोई भी ऐसा ईयर नहीं होता होगा। 2020 में जो नीट में क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी के एक ही पेज से, 2021 या 2021 में जो आया था एनसीईआरटी के एक ही पेज से जो आया था ग्रुप सब 14 से, दोनों क्वेश्चन का रिलेशन जो था इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो लिखो क्या होता है। बॉन्डिंग एफिशिएंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन सा एस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, वैलेंस शेल का, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू poor shielding ability of DNF electrons। मेनली किसके चलते होगा? मेनली देखोगे तो किसके चलते हो रहा है ये? डीएफ इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा मेन इफेक्ट किसका होता है इस पे? एफ का। दिस इज कॉल्ड इनर्ट वेयर इफेक्ट। तो सबसे पहले याद रखना, इनर्ट वेयर इफेक्ट ऑपरेट कहाँ होगा? सिक्स पीरियड में। कौन सा एलिमेंट में? पी ब्लॉक या एस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में नहीं। कौन सा ग्रुप? 13, 15 और 13, 14 और 15, याद रखोगे। हाँ भैया, देखो यहाँ पे ग्रुप 13 का मैं बात कर रहा हूँ। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। आपने देखा होगा यहाँ पे, देखो इसमें जाते तो ये क्या लिखता है? 2s2 2p1। बोरोन हमेशा दिखाता है 3+। C+ एक्वस नहीं होता। 3+ कहीं पे कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू आता है। बोरोन का कभी देखो, बोरोन का कंपाउंड को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जैसे एल्युमिनियम का क्या होता है, Al3+ एक्वस होता है। बोरोन का +3 का एक्वस कभी देखेंगे नहीं। बोरोन का कंपाउंड कभी वाटर में सॉल्युबल होता है? नो। बोरोन का हैलाइड सब वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन वो बोरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, मतलब कि B3+ एक्वस नहीं आता। हाँ, B3+ आएगा, लेकिन B3+ कहाँ होगा? जैसे BF3 लेंगे तो B3+ होगा कि नहीं? यहाँ पे कर लेंगे। इसका मतलब कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में? एस भी किया और कौन किया? पी भी किया। अभी तक डी और एफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट करेगा, एस इलेक्ट्रॉन भी, पी इलेक्ट्रॉन भी। इसीलिए आपने कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया? +3। अगर खुद से देखो, ये तीनों इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होगा तो आप पे कितना चार्ज आ जाएगा? +3। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल देंगे यहाँ पे? +3। फिर देखो एल्युमिनियम में जाएंगे तो एल्युमिनियम में भी +3 दिखाता। हेलियम में जाएंगे तो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। देखो 6s2 देते हैं, 4f14 देते हैं हम लोग, 5d क्या देते हैं? 10, 6p2, सॉरी 6p क्या हो जाएगा आपका? 1। मतलब कि इसको सिंपली ऐसे बोलोगे कि आप किसका कोड लेंगे? जेनॉन का कोड लेंगे। आप लिखते हैं 6s2 और 6p क्या होता है? 1। ये लिख दो आप लोग। अब खुद से देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, डी और एफ। इसका शिल्डिंग एबिलिटी क्या होता है? पुअर होगा। तो सबसे ज्यादा कंट्रैक्शन किस में होगा आपका? 6s में। तो 6s का बॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। मोर कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन के लिए रीजन कौन होगा? पुअर शिल्डिंग एबिलिटी।
इफेक्ट। और जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रैक्शन होगा तो आपका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट क्या हो गया, आपका रिड्यूस हो गया। और जैसे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट आपका रिड्यूस होगा तो बॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, लेस। अब बताइए, अगर यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। सिक्स, देखो 6p1 का सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मैं बॉन्डिंग के लिए भेज रहा हूँ तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +1। अगर 6s को भी अगर देता तो क्या होता, +3। तो +3 +1 का दोनों का पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसका होगा, +1 का। अगर कहीं पे थैलियम +3 भी होगा तो उसका हमेशा टेंडेंसी होगा गेट रिड्यूस टू द +1। इसलिए थैलियम +3 का जो भी सॉल्ट होगा हमेशा स्ट्रॉन्गर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब थैलियम +3 से थैलियम+1 का कन्वर्सन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। और उसका चेंजिंग गिब्स एनर्जी क्या होता है, निगेटिव। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको, बोलेगा विच वन ट्रांजिशन फिजिबल। आपको बोलेगा विच वन ट्रांजिशन रिलेटेड टू डिक्रीज इन फ्री गिब्स एनर्जी। तो थैलियम +3 से +1 का कन्वर्सन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। तो गिब्स एनर्जी क्या होगा वहां पे, डिक्रीज हो जाएगा। अब वहीं पे टीन का लेंगे, टीन का +4 क्या होता है, मोर स्टेबल। तो 3 + 4 से अगर +2 आएंगे तो गिब्स एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि वो कन्वर्जन क्या होगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस। याद रखोगे। तो मेनली कहाँ पे प्रोनाउंस हो गए, 6 पीरियड, 4th पीरियड एलिमेंट में, 6 पीरियड में कर लेंगे। अब देखो इससे क्या पता चलता है। तो देखो स्टेबिलिटी लेंगे +3 का, +3 का जाएंगे तो बोरोन +3, देखो 3+ मोर स्टेबल देन किससे, एल्युमिनियम 3+, दैट इज मोर स्टेबल देन गैलियम 3+, दैट इज मोर स्टेबल देन इंडियम 3+, दैट इज मोर स्टेबल देन थैलियम 3+। तो आपने देखा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इसको, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +3। तो +3 का स्टेबिलिटी आपने टॉप टू बॉटम क्या देखा, डिक्रीज हुआ। अब स्टेबिलिटी देखेंगे हम लोग +1 का। तो देखो बोरोन +1 तो होता नहीं, एल्युमिनियम +1 तो होता नहीं। लेकिन क्वेश्चन जब डालता है तो वहां पे डाल देता है कि 1+ होगा। उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एल्युमिनियम 1+, उससे ज्यादा कौन होगा, गैलियम 1+, उससे ज्यादा कौन होगा, इंडियम 1+, उससे ज्यादा कौन होगा, थैलियम 1+। मेनली यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैलियम का +3 लेस स्टेबल देन थैलियम +1। याद रखना है स्टेबिलिटी। थैलियम +3 किसके तरफ वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने देखा +3 का +1 का स्टेबिलिटी, +1 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, +3 का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन कितना बार पूछा +1 का। तो ग्रुप 13 में +1 सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा, थैलियम का, +1 मोर स्टेबल देन +3। तो थैलियम +3 किसके तरफ वर्क करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कहीं भी उसको मौका मिलेगा +3 में रहेगा तो हमेशा रिड्यूस होना किस में जाएगा, +1 में। कर लेंगे। इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थैलियम अगर +3 में रखोगे और यहाँ पे आयोडाइड दोगे, ये आपने देखा होगा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। थैलियम किस में जाएगा, +1 में। और आयोडीन किस में जाएगा, I2 में। तो इससे क्या पता चलता है, थैलियम अगर आयोडाइड लेंगे, अगर +3 - 1 होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कहीं पे थैलियम आयोडाइड को बोलते हो तो इसमें एक्चुअली होता है क्या, देखें यहाँ पे, थैलियम अगर +1 में रखोगे, आयोडीन अगर I3- पॉली आयोडाइड बनाओगे तो ये एग्जिस्ट करता है आपका। कभी कभी कंपटीशन में क्या होगा देखो, आपको बोलेगा थैलियम आयोडाइड में आपका आयोडीन का, थैलियम का बोलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बोलेंगे आप, +1। रीजन क्या होगा, अगर आप एग्जिस्टेंस का बात करो तो थैलियम पॉली आयोडाइड का बात करो, थैलियम आयोडाइड का नहीं। ये क्या था, थैलियम आयोडाइड। तो थैलियम का कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, आयोडाइड या पॉली आयोडाइड। आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता, पॉली आयोडाइड तो एग्जिस्ट करता है। पॉली आयोडाइड में क्या होता है, I3- तो थैलियम +1 के साथ आएगा। कर लेंगे। आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये
कंपाउंड एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना। थैलियम आयोडाइड एग्जिस्ट करेगा? नो। थैलियम पॉलीआयोडाइड एग्जिस्ट करता है। ये किसका था, ग्रुप 13 या 14 का? 14 में खुद से देखो क्या हो जाएगा, अब देखो। कार्बन फैमिली जाएंगे, कार्बन सिलिकॉन जाएंगे, जर्मेनियम जाएंगे, SnPb। खुद से देखिए, 2s2 2p2, दोनों को दोनों जाएगा तो कौन सा स्टेट दिखाएगा? +4 दिखा था ना, कार्बन आपने देखा होगा ना। कार्बन मैक्सिमम केस में क्या दिखा था, +4। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, +2। तो +2 अगर होगा तो हमेशा टेंडेंसी होगा उसका +4 में कन्वर्ट होना। तो CO किसके तरफ वर्क करता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपने देखा होगा मेटलर्जी में कि बहुत सारा मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड जैसे आयरन ऑक्साइड होता है, टीन ऑक्साइड होता है, उससे अगर टीन लाते हैं हम लोग मेटलर्जी में, तो उसके लिए क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो आप? CO लेते हैं ना हम लोग, स्मेल्टिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कार्बन क्या होता है, CO क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखो लेट में जाओगे तो लेट में क्या होगा, देखो यहाँ पे जेनॉन लेंगे, 6s2 6p2, कौन इनर्ट होगा यहाँ पे, 6s2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएगा ये, +2। अब देखो यहाँ पे फाइट होगा +2 का +4 का, स्टेबिलिटी जाएंगे +4 का, तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्टेबिलिटी जाएंगे +2 का, तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। गैलियम +4, जर्मेनियम का देखो यहाँ पे, जर्मेनियम 4+ मोर स्टेबल, जर्मेनियम 2+। जर्मेनियम 4+ मोर स्टेबल देन जर्मेनियम 2+। तो आपने देखा होगा कि जर्मेनियम का टेट्राहैलाइड मोर स्टेबल देन जर्मेनियम डाइहैलाइड। यही नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। जर्मेनियम का कौन सा स्टेट मोर स्टेबल होगा, +2 या +4 का? मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेनर पेपर में लिया होता है 6 पीरियड में, तो आपने तो जर्मेनियम किस में लिया, 4th पीरियड में। फिर देखो, स्टेबिलिटी जाऊंगा टीन का, तो टीन का +4 मोर स्टेबल देन होता है टीन +2। तो टेट्राहैलाइड या डाइहैलाइड अगर टीन का लेंगे तो कौन सा स्टेबल होगा, टेट्राहैलाइड। SN2+ किसके तरह वर्क करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि टीन का कौन सा स्टेबल स्टेट है, +4। अब देखो टीन को अगर मान लो कि FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे SnCl2 का, ये होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अनऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। FeCl3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टीन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा स्टेट लिया, +2 या +4 का, +2 का। अब +2 में से क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये फेरिक को क्या करेगा, फेरस में कर देगा, तो क्या क्या रिड्यूस किया, अब खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, +4 में। तो नीट का क्वेश्चन देखोगे, बोला वहां पे which of the following compound can exist together या cannot exist together। तो SnCl2 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर रिड्यूसिंग एजेंट को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप स्टोर करोगे तो दोनों क्या होगा, आपका रेडॉक्स हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस। याद रखोगे, तो Rn+3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, फेरस फेरिक होता है, फेरिक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने देखा होगा KMnO4 क्या होता है, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है। आपने कभी देखा फेरिक को फेरस में रिड्यूस करते हुए, नो। आपने KMnO4 का टाइट्रेशन आपने पढ़ा होगा, और उसमें फेरस सल्फेट लिया होगा या फेरस ऑक्जेलेट लिया होगा, जो हमेशा किस हो जाता है, फेरिक में। याद रखोगे, अगर आपके फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, दोनों का अगर मिक्सर है, अगर वहां पे KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करोगे, तो KMnO4 एबल टू ऑक्सीडाइज द फेरस टू फेरिक, फेरिक को कुछ नहीं करेगा। आई बात समझ में, तो थोड़ा ये सब याद रखना, इनऑर्गेनिक को बहुत हेल्प करेगा। तो आपने देखा Rn+2 किस, 3+2 किस में है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग, +4 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। अगर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे SnO2 क्या होगा 4, इसको हीट करेंगे तो SnO हो जाएगा। ये डेल जी क्या होता है इसका पॉजिटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन। गिब्स एनर्जी चेंज अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन। अगर गिब्स एनर्जी निगेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। आपने 3 + 4 से कहाँ पे आया, +2 में, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। याद रखोगे। इसलिए टीन को जब हम लोग कंबशन करते हैं ना, इग्निशन टेम्परेचर देके, तो टीन का क्या बनेगा, +2 का ऑक्साइड नहीं बनाता है, क्या बनाता है, +4। याद रखोगे, क्योंकि +4 क्या होता है, स्टेबल। फिर सिमिलरली जाएंगे लेट का, तो लेट का जाएंगे तो स्टेबिलिटी, लेट का जब जाएंगे तो लेट कौन सा एलिमेंट्स होगा, 6 पीरियड का, तो इसमें जाएंगे तो लेट +2 इज मोर स्टेबल देन लेट +4। तो लेट +4 किसके तरफ वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने PbI4 देखा होगा, एग्जिस्ट नहीं करता। PbBr4 देखा होगा आपने, एग्जिस्ट नहीं करता। लेट +4 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। आयोडाइड क्या होता है, रिड्यूसिंग। कहाँ से दोनों एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, आयोडाइड को क्या करेगा लेड यहाँ पे, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद किस में आ जाएगा, +2 में, और ये किस में जाएगा, I2 में। तो लेड का डायहाइलाइट टेट्राहाइलाइट कौन स्टेबल होगा, लेड का डायहाइलाइट टेट्राहाइलाइट कौन स्टेबल होगा, डायहाइलाइट। और टीन का टेट्राहाइलाइट डायहाइलाइट कौन स्टेबल होगा, टेट्राहाइलाइट। और जर्मेनियम का डायहाइलाइट टेट्राहाइलाइट कौन स्टेबल होगा, टेट्रा। तो जर्मेनियम टीन हमेशा टेट्रा प्रेफर करता है, और लेड हमेशा डाई। याद रखोगे। रीजन क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कर लेंगे। अब देखो, PbO2 में बताइए, टीन लेड कौन सा स्टेट में, और HNO3 क्या होता, दोनों का भी रिएक्ट करेगा, नेबर। दोनों का दोनों क्या होता, ऑक्सीडाइजिंग। पकड़ लोगे। कुछ आइडिया लगा टीन लेड का, ये क्या था, ग्रुप 13 या 14, 15 में ये। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। और यहाँ पे एक लेंगे, एक 2 यूनिट नीचे कर दो, कौन होगा, +3। टॉप टू बॉटम आएंगे +5 का स्टेबिलिटी, दोनों का स्टेबिलिटी बोल रहा था, क्या करेगा ये, डिक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम +3 का आएंगे तो क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। +5 का टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और +3 का क्या होगा, इंक्रीज होगा। +5 फास्फोरस का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए फास्फोरस का जो ऑक्सोसिड होता है ना, लेस ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता। N2O5 जाएंगे तो नाइट्रोजन +5 में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए HNO3 क्या देते हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। पढ़ाएंगे ये सब ग्रुप में, यही तो ट्रिक होता है, यहाँ से पकड़ लेते हैं कौन से स्टेबल से। चलिए ये समझ में आया आपको। +3 का स्टेबिलिटी क्या देखेंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज देखेंगे। अब +5 का क्या देखेंगे, डिक्रीज देखेंगे। ज्यादा प्रोनाउंस कहाँ पे होगा, बिस्मथ में। बिस्मथ का +5 होगा, +3 होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, +3। बिस्मथ +5 में एक ही कंपाउंड बनाता है, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। तो लिख लो यहाँ पे स्टेबिलिटी। आर्सेनिक एंटीमनी का कौन सा स्टेबल स्टेट लेंगे, +5। स्टेबिलिटी जाएंगे तो बिस्मथ, अगर आपका 3+ होगा, मोर स्टेबल होगा बिस्मथ किससे, 5+ से, तो ये स्टेबल होगा। तो बिस्मथ 5+ जो होगा आपका, वो किसके तरफ वर्क करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछता, क्वेश्चन में नहीं पूछता किस में, 13 या 14 में। अब बताइए टॉप टू बॉटम आपका थर्मल, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द टेट्राहाइलाइट क्या हो जाएगा, ट्राइहाइलाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब पेंटाहाइलाइट का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखोगे। चलिए आगे। आप देखेंगे बिस्मथ का क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड नो, बिस्मथ पेंटा ब्रोमाइड नेबर, बिस्मथ पेंटा आयोडाइड कभी नहीं आता। बिस्मथ का क्या आता है सिर्फ,
पेंटाफ्लोराइड। तो बहुत जगह कहीं पे मान लो कि रेस्ट्रिक्शन देखो, कोई कंपाउंड को बोलते एग्जिस्ट करता है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए बहुत सारा रीजन होता है। एक रीजन होता है इनर्ट फिर इफेक्ट, एक हो तो कोवलेंसी भी रीजन होता है। आपका कोवलेंसी, अगर आपके पास एबिलिटी है मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बनाने का 4, तब आप अगर मान लो कि मैंने बोला कि NCl5 बनाएंगे कि नहीं, तो नाइट्रोजन तो +5 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, लेकिन NCl5 नहीं बना सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन को वहां पे कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 5। अब मैक्सिमम नाइट्रोजन कितना कोवलेंसी दिखाएगा, 5। ये तो रेस्ट्रिक्शन है। कहीं पे कोवलेंसी रेस्ट्रिक्शन है, कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, और कहीं पे रेस्ट्रिक्शन होता है स्टेरिक कंजेशन। अगर स्टेरिक ओवरक्राउडिंग भी कर दोगे तो एग्जिस्टेंस नहीं होता। सबका अपना अपना कैपेबिलिटी होता है। सिलिकॉन लिए, सिलिकॉन अपने सराउंडिंग में 6 फ्लोराइड को बहुत एक्यूमुलेट कर लेगा, और सिलिकॉन अपने सराउंडिंग में 6 फ्लोराइड को एक्यूमुलेट नहीं करेगा। इसीलिए सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड क्या 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 करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बताएंगे तो वो तो सब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे और सब बताएंगे, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आपको अभी जो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, किसके बेसिस पे दिया, इनर्ट पे इफेक्ट पे। इनर्ट पे इफेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है 13 और 14 से। तो 13 14 में याद रखिएगा, +1 का स्टेबिलिटी है, +2 का स्टेबिलिटी, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनर्ट पे इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रोनाउंस किसके लिए होता है, ग्रुप 13 14 15 के लिए। और कौन सा एलिमेंट, 6 पीरियड का। आप हमेशा याद रखिएगा 6 पीरियड में जो 6s इलेक्ट्रॉन्स होता है, due to the poor singularity of the d and f electron become chemically inert, तो उसका बॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। याद रखोगे। यही था आपका पीरियोडिक टेबल। खत्म हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे आपका